नमस्कार, हमारी खास पेशकश सियासत के सिकंदर में आपका स्वागत है। 3 राज्यों में सीएम पर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से तीनों ही राज्यों में 3 नए चेहरे सीएम बनाए गए, सियासत के सिकंदर बनाए गए? वो कौन से पैमाने थे जिस पर इन्हें कसा गया? वो कौन से और क्या क्या फैक्टर्स थे जिन पर ये तीनों ही फिट बैठे और बन बैठे सूबे की सियासत के सिकंदर? बताने वाले हैं हम आपको अपनी इस खास पेशकश सियासत के सिकंदर में। अभी बीती 3 दिसंबर को 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिन्हें आम जनता से लेकर के सभी सियासी एक्सपर्ट्स तक को जिन्होंने चौंका दिया। हिंदी भाषी तीनों राज्यों में बीजेपी ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि प्रचंड बहुमत भी हासिल किया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ तीनों ही राज्यों के लिए सीएम फेस का सस्पेंस। तमाम कयास लगने लगे और आला का आकलन होने लगे। दिग्गज चेहरों को लेकर के अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तो कुछ और ही सोच रखा था। लंबे मंथन के बाद तीनों ही राज्यों में जब सीएम के चेहरों से पर्दा हटा तो उन चेहरों ने चुनाव के नतीजों से भी ज्यादा सबको चौंका दिया। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। 3 राज्य, 3 चेहरे, 3 मुख्यमंत्री। प्रदेश से लेकर केंद्र तक हुआ मंथन, पीढ़ी का हुआ बदलाव बिना कोई घमासान। नए चेहरों के हाथ प्रदेश की कमान। सोशल इंजीनियरिंग का रखा गया ख्याल। जातीय संतुलन से सधेगा 2024 का रण। आला कमान ने लगाई नामों पर मुहर और 3 चेहरे बन गए सियासत के सिकंदर। बधाई, उत्साह और जश्न की ये 3 तस्वीरें 3 राज्यों में सीएम फेस पर जारी सस्पेंस के खत्म होने की हैं। बीजेपी आला कमान ने कई दौर की बैठकों और मंथन के बाद सारे कयासों को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरों पर मोहर लगा दी। और इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि तीनों ही राज्यों में किसी पुराने या अनुभवी चेहरे को तरजीह न देते हुए नए और युवा चेहरों को प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला लिया गया है। बीजेपी आला कमान ने तीनों राज्यों में न केवल सीएम के चेहरों पर मुहर लगाई, बल्कि तीनों ही राज्यों में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी अपनाते हुए 2-2 डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लोकसभा की कुल 65 सीटें हैं, जिसमें से मौजूदा समय में 63 सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों के पास हैं। माना जा रहा था कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ही तीनों राज्यों में सीएम के चेहरे पर फैसला लेगी और इस फैसले में जातीय संतुलन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये कयास बिल्कुल सही भी साबित हुए। तीनों ही राज्यों में जातीय संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ में सीएम के लिए आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी, तो ओबीसी समाज से अरुण साव को और सामान्य वर्ग से विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो मध्य प्रदेश में सीएम के लिए ओबीसी समाज से डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई गई, तो वहीं सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ला और एससी वर्ग से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसी तरह राजस्थान में पहली बार विधायक बने ब्राह्मण चेहरे भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया, तो राजपूत समाज से दिया कुमारी और एससी समाज से प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। साफ है, तीनों ही राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम के चयन में नई पीढ़ी और युवा नेतृत्व का ध्यान तो रखा ही गया है, साथ ही जातीय संतुलन को भी बखूबी साधा गया है, जिसका संदेश केवल इन 3 राज्यों में ही नहीं बल्कि अन्य पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंचेगा। और इससे 2024 में तीनों ही राज्यों की कुल 65 लोकसभा सीटों को जीतना भी सुनिश्चित हो सकेगा। लेकिन इन 3 चेहरों पर मुहर लगाना इतना भी आसान नहीं था।
पार्टी में पीढ़ी का बदलाव बिना किसी घमासान के करना बड़ी चुनौती तो थी ही, साथ ही तीनों ही राज्यों में ऐसे बहुत से पुराने और अनुभवी चेहरे भी मौजूद थे जिन्हें मनाना, साधना और उनसे समन्वय बनाना बेहद कठिन नजर आ रहा था। एक तरफ छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जैसा पुराना और अनुभवी चेहरे को मनाना कठिन था, तो राजस्थान में भी राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। वहाँ तो वसुंधरा द्वारा विधायकों से मिलना और बाड़ेबंदी तक की सुगबुगाहट ने इस काम को और भी कठिन बना दिया था। तो मध्य प्रदेश में तो ये काम नामुमकिन सा ही नजर आ रहा था। वहाँ न सिर्फ बड़ा ओबीसी चेहरा और लंबे समय से सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान को हटाना बेहद मुश्किल था, बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र तोमर, केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सरीखे कद्दावर चेहरे सीएम इन वेटिंग नजर आ रहे थे। लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी कुशल रणनीति और नेतृत्व कौशल के दम पर नामुमकिन सा नजर आने वाला ये काम बेहद आसानी और अनुशासन के साथ करवा दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर इन तीन चेहरों को चुने जाने के पीछे का कारण क्या था? ये तीन चेहरे आखिर कैसे बन गए सियासत के सिकंदर? एक एक करके बताते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। और इन तीनों राज्यों में सबसे इकलौता ही राज्य मध्य प्रदेश था जहां पर बीजेपी पहले से ही सरकार में थी। लंबे समय से सीएम शिवराज सिंह का चेहरा था और उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों का भी चेहरा। लेकिन उन्हें दरकिनार करते हुए आखिर कैसे मोहन यादव बनाए गए सियासत के सिकंदर, इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ के साथ ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव का राज कायम हो गया। जैसे ही 19वें मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव ने शपथ ली, भोपाल का लाल परेड ग्राउंड महाकाल के जयकारे से गूंज उठा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। जिन नेताओं के नाम सीएम की रेस में थे, उससे उलट पूर्व शिक्षा मंत्री और एक चाय बेचने वाले के बेटे मोहन यादव को राज्य की कमान सौंपी गई। ये तो लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक ओबीसी चेहरे को ही सीएम बनाएगी। पार्टी ने ऐसा किया भी, लेकिन मोहन यादव के नाम की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गज नेताओं को यह भी संदेश दिया कि वो किसी भी चीज को हल्के में न लें। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और उनकी पूरी राजनीति उज्जैन से ही आगे बढ़ी है। इसीलिए महाकाल की नगरी से इनका विशेष नाता रहा है। मोहन यादव की राजनीति में दिलचस्पी शुरू से रही। 1984 में एबीवीपी से उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत की। इसके बाद संघ से जुड़े और फिर 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक भी बने। 2018 में दूसरी बार भी जीते और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। क्षेत्र से जुड़ाव और विकास की रफ्तार इतनी तेज रही कि जनता ने इन्हें तीसरी बार भी जिताया। मोहन यादव के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज यूं ही नहीं सजा। उनके पीछे उनका त्याग और पार्टी के प्रति निष्ठा रही। मोहन यादव के संयम और धैर्य ने उनको पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचा दिया। साल 2003 में मोहन यादव ने पार्टी के कहने पर उज्जैन से बड़नगर से अपनी दावेदारी छोड़ दी थी। ठीक 20 साल बाद उन्हें उसका बड़ा रिटर्न मिला। मोहन यादव को सबसे पहले 2003 उमा भारती के चेहरे पर लड़े जा रहे विधानसभा चुनाव में उज्जैन के बड़नगर से टिकट दिया गया, लेकिन मोहन यादव ने पार्टी के कहने पर बिना किसी विरोध और बगावत के टिकट वापस कर दिया, जिसके बाद 2013 में फिर से मोहन यादव को लड़ाया गया। 10 साल का धैर्य ही मोहन यादव की ताकत बना।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने आखिर डॉक्टर मोहन यादव को ही सीएम के तौर पर क्यों चुना? प्रदेश में ओबीसी समाज पहले से ही मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मोहन यादव के चेहरे पर मुहर क्यों लगाई गई? सवाल ये भी कि प्रदेश में एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता सीएम इन वेटिंग नजर आ रहे थे, बावजूद इसके वो सभी दिग्गजों से आगे कैसे निकल गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे डॉक्टर मोहन यादव बन गए मध्य प्रदेश की सियासत के सिकंदर? कुछ बिंदुओं पर नजर डालेंगे तो आपको इन सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। ओबीसी चेहरा और कोई विरोध नहीं। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश की कमान किसी ओबीसी चेहरे को ही सौंपी जाएगी। एमपी में ओबीसी आबादी 52% है। साथ ही यूपी, बिहार और हरियाणा में ओबीसी वोटर्स की चुनाव की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका होती है। वहीं इसके जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश यादव और लालू यादव के वोटर्स में भी सेंध लगाने की कोशिश की गई है। संघ की पसंद ने दिलाई कुर्सी। वो साल 1993 से 1995 तक आरएसएस उज्जैन के खंड कार्यवाहक रहे हैं, इसलिए वो यादव चेहरे के तौर पर भाजपा के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हुए। आरएसएस ने ही उनके नाम को प्रस्तावित किया। किसान परिवार से संबंध। मोहन यादव का किसानी परिवार से संबंध रहा। सूबे में 48.3% सीमांत किसान है, 27.15% लघु किसान है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान वोटर्स को साधने का काम कर सकते हैं। यादव वोटर्स को संदेश। मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में यादव चेहरा चुनने के लिए यादव वोट फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। राज्य में यादवों की लगभग 12 से 15% संख्या है। यादव वोटर बुंदेलखंड में सत्ता पलटने की ताकत रखते हैं, तो चंबल में भी उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। बड़े नेताओं के टकराव को टालने की कोशिश। विधानसभा चुनाव में कई कद्दावर नेता विधायक चुनकर आए। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक, राकेश सिंह और गोपाल भार्गव जैसे कई नेता जीत कर आए हैं। ऐसे में अगर किसी एक नेता का चयन कर लिया जाता तो बाकी वरिष्ठ नेता इस पर आपत्ति जता सकते थे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री का ताज मिला है तो चुनौतियां भी कम नहीं है। उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश त्रिवेदी का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास काफी चुनौतियां हैं, खासकर वित्तीय और प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होगी। उनके सामने वित्तीय प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश में, और इससे भी बड़ी चुनौती ये है कि मध्य प्रदेश का जो आम मतदाता है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उन सारे मतदाताओं के मन में भी ये विश्वास जगाना है कि वो शिवराज जी की तरह मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। चुनौती बड़ी है मोहन यादव के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अब मोहन यादव की तुलना शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से होगी, क्योंकि शिवराज ने पिछले 18 सालों में विकास की जो लकीर खींची है, मोहन यादव को उस लकीर से ऊपर उठकर अपनी एक अलग लकीर खींचनी होगी। टीम न्यूज स्टेट। और इधर छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय के नाम को लेकर के उन्हें सीएम बनाना का जो फैसला था वो इतना आसान नहीं था। पूर्व सीएम रमन सिंह से लेकर के उनके समाज से ही आने वाली रेणुका सिंह और लता उसेंडी जैसे तमाम दिग्गज थे, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र ने यहां भी सबको चौंकाते हुए विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई और वो बन गए छत्तीसगढ़ की सियासत के सिकंदर। साफ सुथरी छवि, सियासी अनुभव और सालों की मेहनत, विष्णुदेव साय की राजनीति का यही फलसफा रहा, या यूं कहें कि इसी के दम पर वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद सीएम की रेस में कई दिग्गजों के नाम शामिल थे, लेकिन पार्टी ने विष्णुदेव साय के नाम पर विश्वास जताया। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर कैसे लगी? साय के नाम पर ही क्यों जताया गया भरोसा? और विष्णुदेव साय आखिर कैसे बन गए छत्तीसगढ़ की सियासत के सिकंदर? इन सवालों के जवाब के लिए कुछ अहम पहलुओं को समझना पड़ेगा। केंद्र ने आदिवासी चेहरे का रखा ख्याल।
भाजपा ने आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही विष्णुदेव साय को सूबे का नया सीएम चुना। छत्तीसगढ़ में 34% आदिवासी आबादी है, जो चुनाव में काफी निर्णायक मानी जाती है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में बिना आदिवासी वोटर के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। पहले निर्विरोध आदिवासी सीएम का तमगा। विष्णुदेव साय ऐसे आदिवासी सीएम हैं जिनके आदिवासी होने पर कोई विरोध नहीं है। बीजेपी लंबे समय से सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है। अब वो बड़े पदों पर इन समाज के लोगों को मौका देकर इस वोट बैंक को बड़ा संदेश दे रही है। पार्टी ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को आदिवासी सीएम दिया। झारखंड, ओडिशा में साबित होंगे निर्णायक। पार्टी का फोकस 2024 के चुनाव पर तो है ही, उसे झारखंड में जेजेपी की सियासत को चोट पहुंचानी है और ओडिशा में पटनायक के शासन को चुनौती देनी है। इन दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोट बैंक सक्रिय भूमिका निभाने वाला है। संघ और संगठन में अच्छी पकड़। विष्णुदेव साय साल 2020 से 2022 तक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी संगठन में काफी अच्छी पकड़ रही है। वो सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी काफी करीबी हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री का चयन कर भाजपा एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। वर्तमान में जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चयन किए गए हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में जनरल सामान्य वर्ग के मुख्यमंत्री का चयन किया गया है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों की जनसंख्या, उनमें से 4 लोकसभा की सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जिनमें से 3 सीटें तो भाजपा के पास है, लेकिन बस्तर की 1 सीट अभी भी कांग्रेस के पास है। और भाजपा आदिवासियों के आरक्षित 4 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। अब विष्णुदेव साय के सामने प्रदेश को आगे बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। उन्हें भूपेश बघेल की ग्रामीण योजनाओं के समानांतर एक बड़ी लकीर खींचनी होगी, जिससे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जड़ें और मजबूत हो सके और विष्णुदेव साय की लोकप्रियता का भी ग्राफ और बढ़ सके। टीम न्यूज स्टेट। इधर राजस्थान का रण भी आसान नहीं था। चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। उन्होंने तो इसके लिए अपने समर्थक विधायकों से मिलने तक शुरू कर दिया। बाड़ेबंदी तक की सुगबुगाहट होने लगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाया और भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने की स्क्रिप्ट लिख दी और वो बन गए राजस्थान की सियासत का सिकंदर। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए और 25 साल का रिवाज कायम रहा। सरकार एक बार फिर बदल गई, यानी राज बदला, लेकिन इस बार एक रिवाज भी बदल गया। चुनाव परिणाम के बाद 9 दिन तक मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चला और अंत में ऐसा फैसला आया जिसने रिवाज भी बदल दिया। वो रिवाज जो कि वसुंधरा और गहलोत के बीच चल रहा था, क्योंकि राजस्थान को मिला नया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया। लेकिन राजस्थान में भजन लाल को सीएम चुना जाना इतना भी आसान नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व के सामने पूर्व मुख्यमंत्री और बेहद कद्दावर चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद थी, जिनको मनाना, साधना और उनके साथ सामंजस्य बिठाना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक मंथन का दौर चलता रहा। कई बैठकें हुई। खुद वसुंधरा राजे सिंधिया को दिल्ली बुलाया गया। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद उनके हाव भाव को देखकर भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका। एक तरफ उनकी मुस्कुराहट पर अनुमान लगाया गया कि वसुंधरा मान गई, तो दूसरी ओर ये भी लगा कि शायद वसुंधरा ने मना लिया। लेकिन अंत में वसुंधरा को आला कमान की माननी पड़ी और 56 साल के भजन लाल शर्मा को प्रदेश की कमान सौंपी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, राजस्थान के सीएम के लिए भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर कैसे लगी? तमाम चेहरों को दरकिनार करते हुए उनके नाम पर भरोसा क्यों जताया गया? आखिर भजन लाल शर्मा सियासत के सिकंदर बने कैसे? इन सवालों के जवाब के लिए कुछ अहम पहलुओं को समझना पड़ेगा।
बीजेपी को थी ब्राह्मण चेहरे की तलाश। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और एमपी में ओबीसी को सीएम बनाने के बाद बीजेपी को ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी। राजस्थान में 1990 में हरिदेव जोशी आखिरी ब्राह्मण सीएम थे। अब बीजेपी ने 33 साल बाद फिर से एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। संगठन के लिए काम करते रहे। भजन लाल काफी पहले एबीवीपी से जुड़कर काम कर रहे थे। 1992 में वो राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए। 1991 से 1992 में उन्हें नदबई भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। 2000 में अटारी गांव से सरपंच बने। 2010 से 2015 के बीच पंचायत समिति सदस्य रहे। 2014 से 2016 तक प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। से पहले नई टीम तैयार। बीजेपी ने 2024 से पहले नई टीम बनाकर जातिगत समीकरण को साधा है। प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या अधिक है, वहीं अब तक राज्य में कोई सीएम ब्राह्मण नहीं था। आरएसएस की पसंद थे भजन लाल। भजन लाल गृह मंत्री अमित शाह समेत ओम बिरला और भूपेंद्र यादव के करीबी माने जाते हैं। वहीं उन्होंने कोरोना में कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए थे। तब से भजन लाल लाइमलाइट में थे और तभी से वो अमित शाह की पसंद माने जाते हैं। केंद्र के भी पसंद थे भजन लाल। वैसे भजन लाल शर्मा सिर्फ संगठन या पार्टी के मोर्चे पर ही फिट नहीं बैठते, बल्कि जातिगत समीकरणों के फैक्टर में भी वो बिल्कुल सेट बैठते हैं। क्योंकि एमपी में बीजेपी ने एक ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को कमान दी, तो जाहिर है यह चेहरा कोई सरवण होने वाला था। ब्राह्मण चेहरे के साथ सरवणों की नाराजगी खत्म की गई। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। तो तमाम समीकरणों को साधते हुए और केंद्रीय नेतृत्व के दिल में जगह बनाकर वो बन गए राजस्थान की सियासत के सिकंदर। टीम न्यूज स्टेट। तो कुछ इसी तरीके से 3 राज्यों में 3 नए चेहरे बन गए प्रदेश की सियासत के सिकंदर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।